इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। तो हेडिंग लगाते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। एक टॉपिक और होता है सेल्फ इंडक्शन, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्शन। देखो म्यूचुअल मतलब परस्पर आपस में, तो इस फिनोमेना में म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना में टू कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। तो बनाते हैं हम पहले प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। तो इसमें मैंने इस तरीके से एक कॉइल बना ली ऐसे, और इस कॉइल में मैंने एक सेल और एक की कनेक्ट कर ली है। जिस कॉइल में एक सेल और की कनेक्ट होगी उसे हमने नाम रखा है प्राइमरी कॉइल, इसे हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। इसके नियर बाई हम एक और कॉइल बनाते हैं ऐसे, और इस कॉइल में हम एक कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर ऐसे, और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। और इन दोनों की एक्सिस कॉमन है ऐसे, इस कॉइल की एक्सिस और इस कॉइल की एक्सिस कॉमन है, ये एक दूसरे के वेरी क्लोज रखे हैं। क्या प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल एक दूसरे से टच में है, कांटेक्ट में है? नहीं, इसीलिए वर्ड यूज हो रहा है इंडक्शन। और ये दो कॉइल हैं तो इसीलिए वर्ड यूज हो रहा है म्यूचुअल। अब समझते हैं कि ये म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना होता क्या है। तो देखो, जोसेफ हेनरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस म्यूचुअल इंडक्शन को समझाया था। तो उन्होंने क्या बताया कि जब हम प्राइमरी कॉइल में फ्लो करने वाली करंट, अगर इस प्राइमरी कॉइल में अगर कोई करंट फ्लो कर रही है, इस करंट को हम चेंज करते हैं। ये करंट चाहे इंक्रीज भी कर सकते हो आप, डिक्रीज भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है करंट में क्या करना, चेंज। अगर किसी प्राइमरी कॉइल में फ्लो करने वाली करंट में चेंज करें तो सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है। इस फिनोमेना को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन कैसे करें, तो हम कहेंगे यदि प्राइमरी कॉइल में फ्लो करने वाली करंट चेंज होती है तो सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है या डेवलप होता है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो आप समझते हैं कि प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज करने से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे डेवलप होगा और क्यों डेवलप होगा। तो इस बात को समझने के लिए आपको फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, लेंज लॉ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ आपको याद है, जब किसी कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जब किसी कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल के एंड्स के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक रहता है जब तक उस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता रहता है। अगर सर्किट क्लोज्ड हो तो उस सर्किट में एक इंड्यूस्ड करंट भी डेवलप हो जाती है। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ था, है ना। तो एक पॉइंट तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कब होता है, जब किसी कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो उस कॉइल के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लेंज लॉ मालूम होना चाहिए, लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको याद हो कि जब ये कोई करंट है, जैसे ये वाला, ये करंट फ्लो कर रही है कॉइल में, तो आपको याद है कि इसकी वजह से डायरेक्शन कैसे निकालते थे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की। भाई कोई करंट होता है तो वो सेंटर पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो करंट की डायरेक्शन निकाली, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली जाती है राइट हैंड थंब रूल से। अपनी फिंगर को कर्ल करिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। तो अब बढ़ा रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। एक बात, दूसरा आपको इसके सेंटर पर अगर करंट फ्लो कराते हैं तो इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है ये मालूम होना चाहिए। B = μ0/4π। अगर सर्कुलर कॉइल है तो ये सर्कुलर कॉइल है तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा 2πi/r, ये ठीक है।
अगर आप इस करंट को इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक करने वाला, इस सर्कुलर कॉइल से लिंक करने वाला या जनरेट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हुआ, इंक्रीज होगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको एक बात बताइए कि जैसे हम ये मैग्नेट बनाते थे, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किससे निकलती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं, आपको मालूम है ये ऐसे। और यहां से आपका ये इस तरीके से, क्लियर है। तो ये अंदर भी होती है ऐसे, अंदर डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ और बाहर होती है नॉर्थ टू साउथ। इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ से निकलती है, ठीक है। एक पॉइंट आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। चलो समझते हैं इसको। अब ये बताओ, मान लो हम इसमें चेंज करना चाहते हैं, इस प्राइमरी कॉइल में करंट को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम करंट में इंक्रीमेंट करेंगे कैसे? तो कई तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका ये है कि जैसे यहाँ इस समय इनिशियली की कैसे है, ओपन है क्लोज्ड, तो इसमें इनिशियली की ओपन है, तो इनिशियली आपकी जो की है वो अगर ओपन है तो करंट कितनी होगी, 0। जब की ओपन होगी तो इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही होगी प्राइमरी कॉइल में। अगर की क्लोज कर दें तो करंट इंक्रीज होगी आपकी। तो ये करंट इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? भाई जैसे की क्लोज करोगे तो इसमें करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा और करंट इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स प्राइमरी कॉइल में फ्लो करने वाली ये करंट इंक्रीज हो रही है। लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ बताऊं मैं आपको, जब इस की को क्लोज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये करंट कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है, कि करंट इंक्रीज हो चली जा रही, ऐसा नहीं है। एक वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए ये करंट इंक्रीज होगी, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए करंट इंक्रीज होगी। जैसे ही करंट स्टेडी स्टेट प्राप्त करेगी, स्टेडी स्टेट ऑब्टेन करेगी, तो ये करंट फिर कैसे हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी करंट, उसको बोलते हैं। जैसे करंट मैक्सिमम होगी तो उस करंट को हम स्टेडी स्टेट वाले करंट बोलते हैं, कांस्टेंट करंट बोलते हैं। तो ये करंट का इंक्रीमेंट होना की क्लोज करने से वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल तक है ना। तो हम इसी टाइम इंटरवल में मान लो इस करंट को 0 से मैक्सिमम होने में कितना टाइम लगा, t सेकंड लगा, तो ये t सेकंड के इंटरवल, टाइम इंटरवल में ही करंट इंक्रीज हो रही है, ये करंट इंक्रीज। तो इसी टाइम टाइम इंटरवल में हम ये सारी चीजें देख रहे हैं जब तक करंट इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आफ्टर जैसे ये मैक्सिमम करंट हो जाएगी आफ्टर t सेकंड बाद, तो ये करंट कांस्टेंट हो जाएगी, फिर इसका इंक्रीज होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हम कौन से टाइम इंटरवल में देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? इस t सेकंड टाइम इंटरवल में जिसमें करंट क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। तो इसमें हमने एक करंट फ्लो करा दी भाई, देखो ऐसे, तो ये करंट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही होगी। और इस करंट के ये तो जब इसमें करंट फ्लो करेगी, मान लो इनिशियली इसमें कुछ करंट फ्लो करी किसी इंस्टेंट टाइम पर, तो इसमें देखो करंट फ्लो करने से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे इसमें करंट फ्लो करी तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, μ0/4 2 पाई I ओवर R। अब करंट अगर इंक्रीज करोगे, अगर इस करंट को इंक्रीज करोगे, जो प्राइमरी कॉइल में फ्लो कर रही है, इस करंट को आप इंक्रीज करोगे तो ये जो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी इंक्रीज होगा ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड इसमें जो इंक्रीज होगा प्राइमरी कॉइल में, ये इंक्रीज होगा तो इस प्राइमरी कॉइल से में प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, BA cos थीटा। देखो ये अगर इंक्रीज तो फ्लक्स में इंक्रीमेंट आएगा। लेकिन ये तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किसमें हो रहा है, प्राइमरी में या सेकेंडरी में? तो प्राइमरी में करंट फ्लो कराया प्राइमरी कॉइल में, तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हुआ प्राइमरी में, और ये करंट इंक्रीज हुआ तो प्राइमरी कॉइल में फ्लो करने वाला मैग्नेटिक फील्ड, जनरेट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हुआ, और प्राइमरी कॉइल से लिंक करने वाला फ्लक्स भी इंक्रीज हुआ। तो ये सब प्राइमरी में हो रहा है। अभी बताता हूँ सेकेंडरी में कैसे होगा। एक इतना पहली बात समझ में आई आपको? तो पहले हम एक काम करें, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दें। अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लो करा रहे हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप हो रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन पे ध्यान देते हैं पहले। तो एक बात बताओ, ध्यान समझो, बहुत अच्छी तरह से डायरेक्शन बता रहा हूँ साथ में, म्यूचुअल इंडक्शन समझ में आ जाए क्या है। तो देखो इसमें ये वाला जो है डाउन है और ये अप साइड है। डाउन अप का मतलब ये कॉइल इस तरह से है, तो ये डाउन हो गई, ये अप हो गई। तो इस वाले में करंट की डायरेक्शन कैसी है, अप वाले में, अप वाली साइड में, इस वाली साइड में करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे। अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है तो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हो इस वाले रूल से। जैसे इसमें अभी हमने घुमाया था,
करंट की डायरेक्शन में फिंगर घुमाइए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही। ऐसे ही इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे है ऊपर वाले में, तो देखो करंट की डायरेक्शन हम ऐसे घुमा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन भाई नीचे ऐसे तो जा रही करंट, तो हम ऐसे घुमा दिए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई इधर की तरफ। इस प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करने से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ वो ये हुआ ऐसा। और इस मैग्नेटिक फील्ड को और बनाना चाहें तो हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये प्रोड्यूस किसमें हुआ? प्राइमरी कॉइल में। लेकिन इसके पास कौन रखा है? सेकेंडरी कॉइल। तो इस प्राइमरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी वो किससे भी लिंक कर जाएंगी? सेकेंडरी कॉइल से भी लिंक कर गई। भाई ये करंट किसमें फ्लो कराया? करंट एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो करंट किसमें फ्लो कराया है? प्राइमरी कॉइल में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किसमें हुआ है? प्राइमरी कॉइल में। लेकिन इसके नियर बाई ये सेकेंडरी कॉइल रखी हुई है, तो ये इसमें प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किससे भी लिंक करेंगी? सेकेंडरी कॉइल से भी लिंक करेंगी। ठीक है। अच्छा, अगर आप करंट इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जब बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ेंगी। अब आपने करंट इंक्रीज कर दिया, जैसे ही आपने करंट इंक्रीज किया, प्राइमरी कॉइल में फ्लो करने वाला करंट इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तो बढ़ेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो बढ़ गई, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही करंट बढ़ाने की वजह से, है ना। करंट बढ़ाया आपने तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं अभी आपकी। भाई आ रहा है, ये देखो ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाद में बढ़ी जब आपने क्या किया? डायरेक्शन दिखा दी मैंने ऐसे। क्लियर है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गया। तो ये जब इसमें मैग्नेटिक करंट बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें बढ़ा तो इससे लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें तो लिंक कर जाएंगी। तो इससे लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। तो ये तो इसमें फ्लक्स में चेंज आ रहा है कि नहीं? सेकेंडरी कॉइल से लिंक करने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो इंक्रीज हो रहा है, तो चेंज आ रहा है। और जब किसी कॉइल से लिंक करने वाला फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है, इसीलिए इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें भी डेवलप होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्योंकि फ्लक्स में चेंज इसमें भी आ रहा है, जो फ्लक्स में चेंज इसमें आ रहा है वही इससे लिंक कर गया है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों में डेवलप होगा। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? म्यूचुअल इंडक्शन, कि अगर हम करंट में चेंज इसमें करें और इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें डेवलप हो सेकेंडरी कॉइल में, तो उस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसीलिए हम इस पर ध्यान देंगे सेकेंडरी कॉइल पर। समझ में आया? ठीक है। तो ये बताओ सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों डेवलप हुआ? समझ में आया? क्योंकि जैसे ही तुम इसमें करंट इंक्रीज करोगे प्राइमरी कॉइल में, तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, और ये इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड ही किससे लिंक करेगा? साथ में सेकेंडरी कॉइल से भी लिंक करेगा। और सेकेंडरी कॉइल से लिंक करने वाला जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो सेकेंडरी कॉइल से लिंक करने वाला फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, और जब फ्लक्स में चेंज आएगा तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कि सर अगर इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालना चाहें, देखो अभी मैथमेटिकल पोर्शन कराऊंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्शन वाला। अगर हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालना चाहें, इसमें इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगी कि नहीं? होगी, क्योंकि फ्लक्स कॉइल कंप्लीट है और फ्लक्स में चेंज आ रहा है। तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे निकालें? तो आपको याद हो, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालते थे लेंज लॉ से। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन किससे निकालते थे? लेंज लॉ से। तो लेंज लॉ क्या था? लेंज लॉ था कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस प्रकार होती है कि वह इंड्यूस्ड करंट उस कॉज का अपोज करती है जिसकी वजह से वो सेल्फ प्रोड्यूस हुई है। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस प्रकार बनाएंगे कि इंड्यूस्ड करंट ही उस कॉज का ही अपोज करेगी जिसकी वजह से वो सेल्फ प्रोड्यूस हुई थी। तो आपको इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने का कॉज ढूंढना पड़ेगा। तो आपको ने बताया था इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने का कॉज क्या होता है? फ्लक्स में चेंज आना। जो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज होगा वही इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने का कॉज होगा।
सर ऐसा क्यों? फैराडे का फर्स्ट लॉ याद करो, उसमें कहा जाता है साफ साफ, जब किसी कॉइल से लिंक करने वाला फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में इंड्यूस करंट डेवलप हो जाती है। तो फ्लक्स में चेंज आता है तो इंड्यूस करंट डेवलप होती है। तो फ्लक्स में चेंज आना ही इंड्यूस तो फ्लक्स में चेंज आना ही इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज हुआ। तो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज क्या है? यहाँ पे देखें तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स में चेंज आने का कॉज क्या है? तो फ्लक्स इंक्रीज होने का कॉज क्या है? फ्लक्स के इंक्रीज होने का कॉज है मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना, और मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना फ्लक्स में इंक्रीज होने का कॉज है, तो यही इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज हो गया। अगर ये इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज है मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना, तो इंड्यूस करंट इस कॉज का विरोध करेगी, और विरोध करेगी इसका मतलब क्या है कि इंड्यूस करंट इसमें इस तरह से डेवलप होगी कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का विरोध करेगी, कहेगी कि नहीं, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ने नहीं देंगे। क्यों करेगी? क्योंकि इंड्यूस करंट उस कॉज का अपोज करती है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुई है। तो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना, और जो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज होगा वही इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का इंड्यूस करंट विरोध करेगी। तो विरोध कैसे करे? तो देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया है वो तो इस करंट ने किया है, तो इंड्यूस करंट भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो इंड्यूस करंट अगर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट में अपना मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी, क्योंकि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड तो बड़ा है, ये वाला समझ आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सा इंक्रीज हो रहा है? ये वाला। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का विरोध करेगी, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में लगाएगी। देखो ऐसे, ये इंड्यूस करंट ने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया, ये वाला जस्ट इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है। ये मैग्नेटिक फील्ड किसने किया? इंड्यूस करंट ने। और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो कर रही है उसने किया है ना, मेन करंट ने, ये मेन करंट ने। दैट मींस ये करंट को हम मेन करंट बोलते हैं जो प्राइमरी कॉइल में फ्लो करती है। ऐसे तो देखो, इस इंड्यूस करंट ने अपना मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से डेवलप किया, और ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये इंड्यूस करंट ने अपना मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से डेवलप किया, तो इससे लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स घट गया, बढ़ गया? तो घट गया, क्योंकि इंड्यूस करंट इस मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का क्या करेगी? विरोध करेगी। तो इस तरह से डायरेक्शन होनी चाहिए भाई मैग्नेटिक फील्ड की। अब जरा सोचो, अगर ये डायरेक्शन ऐसे है तो पहले इसमें जरा समझो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, तो इसमें एंटर कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर किसमें करती हैं? साउथ पोल में। ये साउथ पोल रहा हुआ, ये नॉर्थ पोल रहा हुआ। ऐसे ही अब इंड्यूस करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकाल लेंगे, तो दैट मींस यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल लेंगे, तो ये वाला फेस नॉर्थ रहा हुआ, ये साउथ रहा हुआ। तो देखो पोलैरिटी बदल गई ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, नॉर्थ है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। तो ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, दैट मींस ऐसे, ये ऐसे। ये कौन सी करंट है? ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, जस्ट इसके अपोजिट। अब चेक कर लो, ये वाला फेस कौन सा है, ये वाला फेस कौन सा है? ये अप है और ये डाउन है। तो ये देखो अप, ये डाउन। अगर इसमें करंट तुम किधर की तरफ दिखा रहे हो? नीचे की तरफ। तो अगर करंट इसमें नीचे की तरफ दिखाओगे ऐसे, और फिर ये वाला रूल लगाओ, ये वाला, तो करंट की डायरेक्शन आपकी इसमें नीचे की तरफ आ रही है, तो अपने फिंगर को घुमाइए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इंड्यूस करंट ने जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया वो यही तो किया। कुछ समझ में आया? बहुत ही अच्छी तरीके बता रहा हूं आपको। तो आपने एक बात नोटिस करी यहां पर कि अगर यहां पर फ्लक्स क्या हुआ है, इंक्रीज या डिक्रीज? इस सेकेंडरी कॉइल से लिंक करने वाला फ्लक्स क्या हुआ है? इंक्रीज। अगर सेकेंडरी कॉइल से लिंक करने वाला जो फ्लक्स है अगर वो इंक्रीज करता है, तो इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होती है वो मेन करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है। इसमें देखो करंट फ्लो कर रही है आपकी इस तरीके से, और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है आपकी इसमें। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन मेन करंट के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन होगी। लेकिन मैंने पूरा कॉज समझाया आपको। देखो एक बार और समझ लेते हैं दूसरे एग्जांपल से। ये बात समझ में आई पहले आपको? जैसे मैं एक और डायग्राम बनाऊं, समझो बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखो मैं ऐसे बना लेता, फिर मैंने एक ऐसे,
ऐसे बना दिया की, और फिर मैंने एक और बना दिया यहाँ पे कॉइल। ये प्राइमरी थी, ये सेकेंडरी बना दी, ये गैल्वेमीटर लगा दिया मैंने यहाँ से ऐसे। मान लो इनिशियली इसमें की कैसी है, क्लोज्ड है, तो I1 0 नहीं है। और इसमें की क्लोज है तो इसमें करंट फ्लो कर रही है मैक्सिमम स्टेडी कांस्टेंट करंट, है ना, ऐसी फ्लो कर रही है। डायरेक्शन यही है, ये आपकी ऐसे बना देते हैं, ये एक्सेस है, ठीक, ये करंट ऐसे। लेकिन अगर इसकी की को हम ओपन कर दें, ओपन कर दें की, अगर आप बताओ ओपन कर दोगे की, आ रहा है, अगर ओपन कर दोगे की तो करंट डिक्रीज होगी, जीरो हो जाएगी। तो इसे जीरो होने में कुछ टाइम लगेगा, मान लो t सेकंड लगा, तो इतने टाइम इंटरवल में करंट डिक्रीज हो रही है कि नहीं, इतने टाइम इंटरवल के लिए करंट डिक्रीज हो रही है कि नहीं, तो करंट क्या हो रही है, डिक्रीज, है ना। अब अगर करंट डिक्रीज हो रही है, जरा सोचो, अगर इसमें करंट डिक्रीज हो रही है तो करंट डिक्रीज होगी तो देखो डायरेक्शन तो हमने बदली नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ये अभी भी कैसे डेवलप करेगा, इसमें अप वाले में ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे थी, तो पहले करंट मैक्सिमम थी और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे। ये प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा हूं, और वही मैग्नेटिक फील्ड किससे लिंक कर गया है, वही मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक कर गया सेकेंडरी कॉइल से ऐसे। तो ये वाले से निकल लेंगे तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। जैसे ही आप करंट इसको ओपन करोगे तो करंट डिक्रीज, और करंट अगर डिक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हुआ, डिक्रीज। भाई करंट अगर डिक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज, और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जैसे कर तुमने ओपन किया तो करंट डिक्रीज होना शुरू हो गया, तो इसे लिंक करने वाला ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है ये डिक्रीज होने लगा ऐसे, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो घटने लगी ऐसे, ये घटने लगी भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे। और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड घट रही हैं तो इस कॉइल से लिंक करने वाला, इस कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी घट रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी घट रहा है, सेकेंडरी कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स घट रहा है, तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। और इंड्यूस करंट अब इस तरह से प्रोड्यूस होगी कि वो फ्लक्स के डिक्रीज होने का विरोध करेगी, क्योंकि ये बताओ इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज क्या है, फ्लक्स में चेंज आना, और फ्लक्स में चेंज आने का कॉज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का घटना, तो मैग्नेटिक फील्ड के घटने का विरोध करेंगी इंड्यूस करंट, कहेंगे कि नहीं इस मैग्नेटिक फील्ड को अब घटने नहीं देंगे, क्योंकि फ्लक्स में चेंज आने का कॉज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का घटना, तो इंड्यूस करंट कहेगी कि इस मैग्नेटिक फील्ड को घटने नहीं देंगे, तो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी इस मैग्नेटिक फील्ड को घटाने के लिए। तो इसमें ये तो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल इस मेन करंट का था, ये मैग्नेटिक फील्ड किसका है, मेन करंट का, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी तो वो इसी डायरेक्शन में बना देगी बेटा अपना मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये घट रही है तो अपना मैग्नेटिक फील्ड भी, तो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया है ये वाला, ये इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड है, किसका है, इंड्यूस करंट का, बी इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड है भाई। तो ये तो इंड्यूस करंट ने अपना मैग्नेटिक फील्ड, ये घट रहा था ना मैग्नेटिक फील्ड, तो इसने घटने का विरोध करेगी, क्या कि नहीं मैं घटने नहीं दूंगी मैं तो बढ़ाऊंगी, तो उसकी हेल्प करने लगी मैग्नेटिक फील्ड का, तो देखो अपना मैग्नेटिक फील्ड उस दर्शन में लगा दिया। तो अब इंड्यूस करंट की दर्शन दिखाएं, कैसे दिखाएंगे, तो देखो ये नॉर्थ था ये साउथ था, इसमें भी ये इंड्यूस करंट ऐसे डेवलप हुई है इसमें, तो इंड्यूस करंट ऐसे डेवलप हुई है, दैट मींस ये साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल, तो सेम तो डेवलप हो रहा है नॉर्थ साउथ साइड आपको, तो इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे रहेगी, अब ऐसे रहेगी, आप चेक कर लो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को ऐसे बना लिया, इसमें करंट कैसे है ऊपर की तरफ, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लो, तो ऐसे तो आ रही है, समझ में आया आपको। तो देखो आपने एक नोटिस करी एक बात, तो आपने यहाँ एक बात नोटिस करी कि ये सेकेंडरी कॉइल से लिंक करने वाला फ्लक्स में चेंज कब आ रहा है, तो लिंक करने वाले फ्लक्स में चेंज तब आ रहा है जब तुम प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज कर रहे हो। देखो प्राइमरी कॉइल में तुमने करंट डिक्रीज करा तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ करंट डिक्रीज, तो जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी डिक्रीज, और यही वाला मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल से लिंक कर रहा है, तो सेकेंडरी कॉइल से लिंक करने वाला में भी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज, तो सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है लिंक कर रहा है, सॉरी प्रोड्यूस नहीं लिंक कर रहा है वो भी डिक्रीज, और इसमें फ्लक्स में चेंज आ रहा है, इसीलिए इस कॉइल के अक्रॉस एक इंड्यूस ईएमएफ और एक इंड्यूस करंट डेवलप होगी। तो प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज करते हैं तभी सेकेंडरी कॉइल में लिंक करने वाला फ्लक्स चेंज होता है और उस कॉइल में एक इंड्यूस करंट एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है।
लेकिन देखो इस की वाले केस में समझ लो, जब हम की क्लोज या ओपन करते हैं तो ये स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए करंट डिक्रीज इंक्रीज होता है। अगर आप इसे लॉन्ग की को क्लोज ओपन कर दोगे तो आप थोड़े समय के लिए टी करंट में चेंज आया, डिक्रीमेंट होगा, फिर करंट जीरो हो जाएगा परमानेंटली। थोड़ी देर के लिए ही इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट डेवलप होगा की वाले केस में। जैसे यहाँ तुमने करंट इंक्रीज किया, की क्लोज की, पहले ओपन थी फिर क्लोज करी, तो टी सेकंड तक ही करंट इंक्रीज हो रहा है। आफ्टर टी सेकंड बाद ये करंट जो है ये मैक्सिमम हो जाएगा, दैट मींस कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे करंट कांस्टेंट होगा, स्टेडी स्टेट को प्राप्त करेगा, तो इसमें फ्लो करने वाली करंट कांस्टेंट हो जाएगी, और करंट फ्लो कांस्टेंट हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसे लिंक करने वाला फ्लक्स कांस्टेंट, और फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो कोई इंड्यूस ईएमएफ और कोई इंड्यूस करंट डेवलप नहीं होगी। समझ में आया? तो ये फॉर अ की वाले केस में इस टी सेकंड तक, इस टी सेकंड तक ही क्या होता है, करंट में चेंज, है ना, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल। वो इसी टाइम इंटरवल जब करंट इंक्रीज हो रही है तभी तक इसमें क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी। और एक चीज और नोटिस करी होगी आपने, देखो प्राइमरी कॉइल में तुम करंट इंक्रीज कर रहे हो तो सेकेंडरी कॉइल से लिंक करने वाला फ्लक्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, तो इंक्रीज। करंट इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज तो फ्लक्स इंक्रीज। अगर तुम करंट डिक्रीज कर रहे हो तो सेकेंडरी कॉइल से लिंक करने वाला फ्लक्स भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। करंट डिक्रीज, प्राइमरी कॉइल में करंट डिक्रीज तो सेकेंडरी कॉइल से लिंक करने वाला फ्लक्स भी डिक्रीज, है ना। ठीक है, तो देखो अब इसके लिए हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ये डायरेक्शन समझाई मैंने आपको और रीजन बताया कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस क्यों होगी और किस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अच्छा एक बार बताओ, अभी भी मैंने समझाया कि अगर आप इसमें करंट इंक्रीज करते हो इसमें, तो सेकेंडरी कॉइल से जो लिंक करने वाला फ्लक्स है वो भी इंक्रीज होता है ना। सेकेंडरी कॉइल में लिंक करने वाला फ्लक्स इंक्रीज, प्राइमरी कॉइल में फ्लो करने वाले करंट को अगर आप इंक्रीज करोगे, यह प्राइमरी और सेकेंडरी का कंसेप्ट है, तो जरा ध्यान दो कि हम किस में क्या कर रहे हैं, प्राइमरी में क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी में क्या हो रहा है, तो ये चेक करने वाला पॉइंट है। तो अगर प्राइमरी में फ्लो करने वाले करंट इंक्रीज करें तो सेकेंडरी से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने लगता है। तो इन दोनों में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन है। ये आईपी, एक ही टर्न लिया, एक टर्न से लिंक करने वाला फ्लक्स फाई एस। प्राइमरी कॉइल में फ्लो करने वाली करंट इंक्रीज करोगे तो सेकेंडरी कॉइल से लिंक करने वाला फ्लक्स इंक्रीज होगा। ये समझ में आया आपको, ऐसा क्यों लिखा? अगर ऐसा है तो फाई एस इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल टर्म हटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म आएगा, एम आई पी। एक फॉर्मूला बन गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले को ऐसे हल कर सकते हो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस एम बराबर फाई एस बटे आई पी। हियर ये एम क्या है, एक कांस्टेंट टर्म, एम एक कांस्टेंट टर्म है जिसका नेम है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इसका एक नेम और है इस कांस्टेंट टर्म का। देखो अगर हमने कोफिशिएंट वर्ड लगाया है तो पीछे क्या लिखा है, म्यूचुअल इंडक्शन लिखा है। तो एक तो फिनोमेना होता है म्यूचुअल इंडक्शन कि अगर प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज करें, सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है, इस फिनोमेना को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। लेकिन ये कांस्टेंट टर्म है म्यूचुअल कोफिशिएंट, एक कांस्टेंट टर्म है कैपिटल एम जिसका नेम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसका एक नेम और क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अब इंडक्टेंस लगा दिया है, आगे कोफिशिएंट नहीं लगा। अगर कोफिशिएंट लगाओगे तो नेम होगा म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट नहीं लगाओगे तो इस कांस्टेंट टर्म का नेम होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक कांस्टेंट टर्म। ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, यहां से आप म्यूचुअल इंडक्टेंस एम की डेफिनेशन दे सकते हो, लेकिन अभी थोड़ी देर इतना समझ में आया पहले आपको। अच्छा, अगर इसमें कितने टर्न होते सेकेंडरी कॉइल्स में, एन एस टर्न होते। एन एस क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल है। तो एक कॉइल से लिंक करने वाला फ्लक्स फाई एस, तो एन एस टर्न से लिंक करने वाला फ्लक्स एन एस फाई एस, है ना। तो इसमें अगर हम एन एस टर्न से लिंक करने वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस का देखते तो एन एस फाई एस ओवर आई पी।
आप ऐसे लिख सकते हो इस फॉर्मूले को। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब एक बात बताओ आगे, फैराडे का सेकंड लॉ मालूम है? अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, क्योंकि हम कहते हैं कि जब प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज करें तो सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस एक इंड्यूस डेवलप हो जाता है। तो कितना इंड्यूस डेवलप होता है भाई सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस, उसको निकालना चाहते हैं। तो ई एस इज इक्वल टू माइनस का कितना डी फाइव ओवर डी टी। लेकिन बताओ इंड्यूस ईएमएफ किस में डेवलप हो रहा है? सेकेंडरी कॉइल में। तो फ्लक्स में चेंज भी किस में आना चाहिए? सेकेंडरी कॉइल में। भाई जब किसी कॉइल से लिंक करने वाला फ्लक्स चेंज होता है तो उसी कॉइल में एक इंड्यूस डेवलप हो जाता है। तो फ्लक्स में चेंज किस में आ रहा है? सेकेंडरी कॉइल में। तो इंड्यूस भी किस में डेवलप होगा? सेकेंडरी कॉइल में। तो सेकेंडरी कॉइल में लिंक करने वाला फ्लक्स चेंज होना चाहिए 5s। देखो अभी एक बात बताओ, आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि डी ओवर डी टी, अगर ये फ्लक्स कैसा टर्म है? कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। तो अगर ये फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी आएगी? 0। अगर ये फ्लक्स वेरिएबल है डी ओवर डी टी 5, अगर ये टाइम के साथ या किसी भी चीज के साथ वेरिएबल है, बदल रहा है, फ्लक्स वेरिएबल फ्लक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। किसका 0 होता है? कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करने पर 0 होता है। तो यहाँ सेकेंडरी कॉइल से लिंक करने वाला फ्लक्स, अगर करंट चेंज कर रहे हो, अगर प्राइमरी कॉइल में तुम करंट में चेंज करोगे तो सेकेंडरी कॉइल से लिंक करने वाला फ्लक्स भी चेंज होगा, है ना। तो सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस इंड्यूस डेवलप कब होगा? जब तक तुम प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज करते रहोगे, सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स में चेंज आता रहेगा, सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स में चेंज आता रहेगा, तो सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस एक इंड्यूस डेवलप होता रहेगा। तो कितना होगा? तो माइनस के डी ओवर डी टी, इस 5s की वैल्यू कितनी है? एम आई पी। यहां पुट कर दो 5s की वैल्यू एम आई पी, तो एम आई पी। तो इसमें टर्म कौन सा कांस्टेंट है? देखो आप आई पी करंट में चेंज करोगे तभी तो सेकेंडरी कॉइल फ्लक्स में चेंज आएगा। तो यहाँ एम कैसा टर्म था? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल माइनस का एम डी आई पी ओवर डी टी। ये देखो ये फॉर्मूला हो गया। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, ई एस जी, ये हो गया इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ ऑफ अ सेकेंडरी कॉइल, ये इंस्टेंटेनियस हो गया। अगर एवरेज इंड्यूस ईएमएफ निकालें सेकेंडरी कॉइल में तो इसे लिख सकते हैं हम ऐसे, एम डेल्टा आई पी ओवर टी। ऐसे जानते हो इसको और कैसे लिख सकते हैं? ई एस बराबर माइनस के एम फाइनल करंट और ये इनिशियल करंट ओवर टी। ऐसे यहां ये I2 और I1 कौन सा है भाई? प्राइमरी कॉइल में फ्लो करने वाला करंट है। जैसे इसकी कैसे थी इनिशियली? ओपन, तो I1 तो हो गया 0। जैसे की क्लोज करी तो I2 कुछ ना कुछ करंट होगी। ये करंट 0 से I1 से I2 होने में कुछ टाइम भी लगा होगा, T। तो T क्या है? करंट को I1 से I2 होने में कितना टाइम लगा। तो I1 इनिशियल करंट है, I2 फाइनल करंट है, और इस करंट को I1 से I2 होने में कितना टाइम इंटरवल लग रहा है? T। और ये कौन सी में फ्लो करने वाली करंट है? प्राइमरी कॉइल में फ्लो करने वाली करंट है, ये ध्यान रखना। IP लिखा ना, डेल्टा IP। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इस फॉर्मूले को, आप चाहो तो ऐसे 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 डिफरेंशिएशन फॉर्म में। इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ ये रहा, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ ये रहा। कुछ समझ में आया आपको? ठीक है। अब इसमें एम एक कांस्टेंट टर्म था, इसकी अगर हम यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला समझ में आया? सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस म्यूचुअल इंडक्शन। तो एक फॉर्मूला ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। एक ये रहा, एक ये बन गया आपका, ये कह दो ये एक ही बात है तीनों, ठीक है। अच्छा, यूनिट की बात कर ले हम। यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कैपिटल एम की म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्शन नहीं, इंडक्शन बोलना है तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, कोएफिशिएंट लगा के बोलना पड़ेगा। तो इसकी यूनिट कैसे निकालें भाई? इसकी यूनिट कैसे निकालें? तो यहीं से निकाल लेते हैं, इस जगह से m की यूनिट निकालें तो m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ES इनटू इसका से मल्टीप्लाई T ओवर डेल्टा IP नीचे। ऐसे
तो इसकी यूनिट लिखे हैं तो एम इज इक्वल टू, इसकी यूनिट ईएमएफ है तो वोल्ट, टाइम की सेकंड और करंट की एम्पियर, वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर। एक बताओ वोल्ट अपॉन एम्पियर किसकी होती है? तो आपने पढ़ा है V बराबर आई आर, तो V ओवर आई इज इक्वल टू आर, तो इसकी यूनिट तो होती है वोल्ट और इसकी होती है एम्पियर और इसकी होती है ओम। दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, ओम, ओम के बराबर होता है वोल्ट इनटू एम्पियर, है ना। तो इसकी जगह पे हम ओम लिख सकते हैं, ओम इनटू सेकंड। तो एक यूनिट तो हो गई वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर, एक यूनिट हो गई ओम अपॉन एम्पियर, है ना। और बताता हूं, यहां तक समझ में आया पहले आपको? ठीक है, देखो यहां बता देता हूं, है ना। तो देखो एम की यूनिट लिख रहे हैं तो एक तो हम लिख सकते हैं वोल्ट इनटू सेकंड ओवर एम्पियर, एक लिख सकते हैं ओम इनटू सेकंड, और क्या लिख सकते हैं? तो देखो आपने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क ओवर चार्ज, और चार्ज की जगह पे लिख लेते हैं करंट इनटू टाइम। ऐसे भाई आई बराबर क्यू ओवर टी होता है, तो यहां से क्यू इज इक्वल टू आई इनटू टी लिख सकते हो ऐसे। तो वोल्ट लिख दें इसकी जगह पे, इसकी जगह पे जूल, और इसकी जगह पे एम्पियर, और इसकी जगह पे सेकंड। तो वोल्ट की जगह पे लिख सकते हैं जूल एम्पियर पर सेकंड, आ रहा है। तो हम वोल्ट की जगह पे लिख दें, क्या लिख दें भाई? जूल ओवर एम्पियर इनटू सेकंड, और ये पहले से क्या है सेकंड अपॉन एम्पियर, पहले से सेकंड से सेकंड कटेगा तो लिख सकते हैं जूल पर एम्पियर स्क्वायर। तो देखो जूल पर एम्पियर स्क्वायर को समझ में आया? एक यूनिट ये भी लिख सकते हैं जूल पर एम्पियर स्क्वायर। देखो इस सब की डिस्कवरी जो करी थी म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में जो बताया था वो जोसेफ हेनरी ने बताया था, तो इसीलिए उनके नेम पर एम की यूनिट हेनरी होती है, हेनरी। एच शो कर सकते हो, फुल फॉर्म हेनरी, है ना, एच। तो ये होती है यूनिट किसकी? म्यूचुअल इंडक्शन की। एक और हो सकती है सर, कैसे? यहां से देख लो, m बराबर 5s ओवर आई पी। 5s की याद है आपको? वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स है ना ये, तो इसकी यूनिट होती है वेबर, और करंट की एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर। तो आप चाहो तो इसकी एक और यूनिट लिख सकते हो इज इक्वल टू लगा के वेबर पर एम्पियर। ये सब म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट हो गई, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन की नहीं, म्यूचुअल इंडक्टेंस की। अगर डेफिनेशन देना चाहें कि व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, देखो ये डेफिनेशन लिखने आती है किसमें? 12th बोर्ड में, कि डिफाइन करो। एक तो होता है म्यूचुअल इंडक्शन, वो तो हमने पढ़ लिया। हम किसकी डेफिनेशन देना चाहते हैं? इस कांस्टेंट टर्म की, इसकी, इसका नेम क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, या एक और नेम क्या बताया मैंने इस एम का? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। देखो अगर कोएफिशिएंट लगाया है तो इंडक्शन लिखेंगे, और कोएफिशिएंट नहीं लगाया है तो इंडक्टेंस लिखेंगे, इसमें गलती करते हैं। तो उसने डिफाइन कहा है कि डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, दैट मींस कांस्टेंट टर्म को डिफाइन करने की कहा है। और कोई भी कांस्टेंट टर्म की डेफिनेशन हम कहां से देते हैं? हमेशा फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सर कैसे? तो ऐसे, इफ डेल्टा आई पी ओवर टी, इसका वैसे नेम क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी, यही तो होता है ना। देखो टी लगा रहा है नीचे, उसके लिए रेट, और चेंज इन करंट है चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो इसका नाम ये हो गया। अगर इसकी वैल्यू कितनी हो? 1 एम्पियर पर सेकंड, इस डेल्टा आई पी ओवर टी की वैल्यू कितनी हो? 1 एम्पियर पर सेकंड। दैट मींस प्राइमरी कॉइल में 1 सेकंड में कितना करंट में चेंज आए? 1 एम्पियर का। प्राइमरी कॉइल में 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट इंक्रीज हो जाए या 1 एम्पियर करंट डिक्रीज हो जाए, है ना, 1 सेकंड में। देन
डेल्टा आईपी ओवर टी की वैल्यू अगर 1 रख देंगे, 1 एम्पीयर पर सेकंड, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई एस के बराबर। इसी को डेफिनेशन बना दो आप म्यूचुअल इंडक्शन की, इंडक्टेंस की, सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन बना दो इसी को। तो कैसे डेफिनेशन लिख सकते हो भाई, देखो इसको लिख दो पूरे को। इसका नेम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल, है ना। तो लिखिए द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल, ये लिखना जरूरी है, टू कॉइल, है ना। तब द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल, ये क्या लग रहा है, इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू, ये क्या है, इसका नेम क्या है, इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इन द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। ड्यू टू यूनिट रेट, इसका नेम बोल दो, यूनिट मतलब एक, यूनिट मतलब एक, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। यूनिट मतलब एक, क्या, एक रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। ये डेफिनेशन बन रही है किसकी, एन की, कांस्टेंट टर्म की, क्लियर है। तो आप इस तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हो। एक डेफिनेशन आ जाती है कि डिफाइन 1 हेनरी, 1 हेनरी को डिफाइन करिए, डिफाइन 1 हेनरी। तो ये तो 1 हेनरी को डिफाइन करना है, तो m बराबर 1 हेनरी कब आएगा, इफ अगर सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस इंड्यूस कितना हो, 1 वोल्ट। और देखो ये यूनिट की डेफिनेशन दे रहे हो, तो इसमें यूनिट पर खास ध्यान रखना कि सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस इंड्यूस कितना प्रोड्यूस हो, 1 वोल्ट, और रेट ऑफ चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल कितना हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड। देन उस कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, 1 हेनरी। अगर आप इस फॉर्मूले में ES की वैल्यू 1 वोल्ट पुट कर दो, एक M की वैल्यू निकाल ली है, डेल्टा IP ओवर T की वैल्यू कितनी पुट कर दो, M, 1, तो M बराबर कितना आ जाएगा, 1 हेनरी। तो आप इसको डेफिनेशन बना दो, इसको एक डेफिनेशन हो गई किसकी, 1 हेनरी की, ठीक है। तो देखो आप इस तरह से इसे लिख सकते हो, समय बर्बाद नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया, आप नोट कर लो इसे। इफ 1 वोल्ट, इसको लिखो पहले, इफ 1 वोल्ट इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, ये नहीं लिखा गलत हो जाएगा, इसमें सेकेंडरी और प्राइमरी का यूज करना बहुत जरूरी है। इफ 1 वोल्ट इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस एंड्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल ऑन चेंजिंग, चेंज करते हैं ना, द करंट एट द रेट ऑफ, रेट लिखना, रेट ही तो है, ऑन चेंजिंग, ये रेट ऑफ चेंजिंग करंट है ना, तो ऑन चेंजिंग द करंट एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड थ्रू द प्राइमरी कॉइल, ये इंपॉर्टेंट, फ्रॉम प्राइमरी कॉइल, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 1, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज 1 हेनरी, ठीक है। अब इस तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हो, एक हेनरी की डेफिनेशन, ठीक है। अगली हेडिंग लगाते हैं हम इसमें, म्यूचुअल इंडक्टेंस, या एक क्वेश्चन करा देते हैं, एक डायरेक्शन बता देते हैं पहले, फिर हेडिंग लगाते हैं। ये चलो पहले हेडिंग लगा देते हैं, नया क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे। हेडिंग है म्यूचुअल इंडक्टेंस, दैट मीन्स कैपिटल M, ड्यू टू टू लॉन्ग सोलिनॉइड, ड्यू टू लॉन्ग सोलिनॉइड, ठीक है। हम डेरिवेशन करना चाहते हैं, अगर हमारे पास 2 लॉन्ग सोलिनॉइड हैं तो उनके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते हैं। तो आपको थोड़ा सा सोलिनॉइड के बारे में याद है पीछे, लीनियर सोलिनॉइड, तो हम क्या करते थे, एक सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड लेते थे इंसुलेटर का, और इस इंसुलेटिंग कार्डबोर्ड पर अगर हम एक करंट कैरिंग वायर लपेट दें टाइटली, ऐसे लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे, और इसमें हम करंट फ्लो करा दें,
तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते थे? सोलिनॉइड। और आपको ये भी याद हो कि इसमें हम पोलैरिटी कैसे पता करते थे? राइट हैंड मैक्सवेल रूल से। करंट से फिंगर से करंट बाहर निकलनी चाहिए, ऐसे, है ना। और जो थंब आता है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, ये पीछे पढ़ाया है ऐसे। तो देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से एंटर करेंगी और यहां से निकलेंगी। दैट मीन्स यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता था वो यूनिफॉर्म इनसाइड, आपको याद हो, यहाँ किनारे पर नॉन यूनिफॉर्म, इनसाइड यूनिफॉर्म और यहाँ किनारे पर नॉन यूनिफॉर्म, ऐसे। यहां से एंटर कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और यहां से निकल रही है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी साउथ टू नॉर्थ और बाहर नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो लेते हैं वो सोलिनॉइड की एक्सिस के अलोंग लेते हैं, बी की डायरेक्शन। ये बात मालूम है? ठीक है। अब जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड याद है आपको? सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता था? लॉन्ग सोलिनॉइड। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट था कि इसकी जो लेंथ होती है सोलिनॉइड की, ये वो इसके डायामीटर से ज्यादा होनी चाहिए। लॉन्ग सोलिनॉइड का मतलब ये है कि लेंथ ऑफ सोलिनॉइड इज ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ सोलिनॉइड। ठीक है। अच्छा, आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड याद है? बी सेंटर कह दो, इनसाइड कह दो, मिडिल कह दो। तो इसका फॉर्मूला था म्यू नॉट ओवर 4 पाई एन आई। ऐसे मैं ऐसे याद करता हूं। किसी बुक में क्या होता है, इस 4 पाई को 4 पाई से काट देता है, वो ऐसे याद करता है म्यू 0 एन आई बी सेंटर, ऐसे। कहीं ऐसे लिख रहा हो, कहीं ऐसे लिख रहा हो, मैं हमेशा ये याद रखता हूँ, म्यू 0.4 पाई एन आई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेम था एन का, याद है आपको? स्मॉल एन क्या होता है? स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर लेंथ में कितने टर्न बाउंड हैं? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है। 1 मीटर लेंथ में कितने टर्न बाउंड हैं? 1 मीटर लेंथ में टर्न है एन, तो एल मीटर लेंथ में कितने टर्न होंगे? एन एल। तो एल मीटर लेंथ में जो टर्न है उसे बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ये 1 मीटर लेंथ में टर्न बाउंड है एन, तो एल मीटर लेंथ में कितने टर्न बाउंड होंगे? तो एन इंटू एल। तो यहां एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो कितनी लेंथ पर बाउंड है? एन लेंथ, एल लेंथ पर बाउंड है। तो स्मॉल एन की वैल्यू अगर यहां से निकालोगे तो कैपिटल एन बाई एल ही तो आएगा। तो यहां स्मॉल एन क्या? नंबर ऑफ टर्न्स ओवर लेंथ। ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि स्मॉल एन क्या है ना? टर्न पर यूनिट लेंथ। यहाँ कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है जो एल मीटर लेंथ पर बाउंड है। तो 1 मीटर लेंथ पर कितने टर्न बाउंड होंगे? वो होंगे स्मॉल एन, दैट मींस कैपिटल एन बाई एल। ठीक है, ये जानकारी होनी चाहिए थोड़ी सी सोलिनॉइड के बारे में, है ना। अब पढ़ते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू टू लॉन्ग सोलिनॉइड। तो देखो सबसे पहले हम एक सोलिनॉइड बना लेते हैं। जैसे ये बना लिया मैंने, एक सोलिनॉइड मैंने ये बना लिया, ऐसे। इसमें हम एक सेल लगा देते हैं और एक की, दैट मीन्स ये प्राइमरी कॉइल हो गई, है ना। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। इसकी जो लेंथ है वो एल है, यहां बना लेता हूं, इसकी ये लेंथ है वो एल है। और इसमें टर्न लेट कर लेते हैं कि कैपिटल एन पी क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल। लेकिन अगर स्मॉल एन पी कहें तो इसका नाम है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? एन पी ओवर कैपिटल एन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई पहले आपको। अब जब प्राइमरी कॉइल है तो इसमें करंट भी फ्लो कर रही है आईपी, और इसमें हम करंट में चेंज करेंगे तभी तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ होगा, और उस फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेकेंडरी कॉइल क्या है?
सेकेंडरी कॉइल इस तरीके से इसमें लपेट दी है, इसके अंदर ऐसे, ये सेकेंडरी कॉइल है, इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। ये एक टर्न, एक सोलिनॉइड ऐसे देखो, एक टर्न ऐसे लगा लिया ऐसे, और उसी के अंदर एक सेकेंडरी कॉइल है ऐसे, उसके अंदर है सेकेंडरी कॉइल, तो उसी के अंदर है एक सेकेंडरी कॉइल। ये इस सेकेंडरी कॉइल में एक गैल्वेनोमीटर लगाया है, तो ये सेकेंडरी कॉइल हो गई। तो लेट कर लेते हैं इसमें भी एंड, एन एस क्या है, नंबर ऑफ टर्न है इन सेकेंडरी कॉइल, और स्मॉल एन एस क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, दैट मीन्स ns ओवर l। लेंथ मैंने यहां पर सेम मानी है, प्राइमरी कॉइल की और सेकेंडरी कॉइल की लेंथ कैसे लेके चल रहे हैं हम, सेम लेके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ में आई पहले आपको। अब हमें क्या करना है कि इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो यार, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नाउ सॉल्यूशन कर रहे हैं तो लिखते हैं वी नो दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू टू लॉन्ग सोलिनॉइड एम बराबर होगा ns phi s ओवर IP। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल कह दो, सॉलिनॉइड कह, सॉलिनॉइड किसे निकाले तो सॉलिनॉइड बोल देंगे, कॉइल किसे निकाले तो कॉइल बोल देंगे। एम ns नंबर ऑफ टर्न्स एंड सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल एक कॉइल से लिंक करने वाला फ्लक्स, तो ns टर्न से कितना फ्लक्स लिंक करेगा, ns phi s ओवर प्राइमरी कॉइल में फ्लो करने वाले करंट। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, MIP इज इक्वल टू NS phi s, इक्वेशन फर्स्ट। इतनी बात समझ में आ रही है पहले आपको, कुछ नहीं, बड़ा इजी है, आप पहले समझो इसको, है ना, इतना समझ में आया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसे मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सा याद रखोगे ना इसको। ये बताओ करंट किसमें फ्लो कराई है आपने, प्राइमरी कॉइल में या सेकेंडरी कॉइल में। तो करंट तो हमने प्राइमरी कॉइल में फ्लो कराई है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसमें डेवलप होगा, प्राइमरी कॉइल में, प्राइमरी सोलिनॉइड में, सॉरी। करंट किसमें फ्लो कराई है, प्राइमरी कॉइल में, तो करंट किसमें फ्लो करेगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड किसमें प्रोड्यूस होगा, प्राइमरी सोलिनॉइड में। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी सोलिनॉइड, तो कितना BP इज इक्वल टू, भाई करंट किसमें फ्लो कराई, प्राइमरी कॉइल में, तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्राइमरी कॉइल में ही तो जनरेट हुआ होगा, तो कितना प्रोड्यूस हुआ होगा, तो BP इज इक्वल टू सोलिनॉइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, 0.4 पाई NI, ये तो होता है, स्मॉल n होता है। अभी मैंने बताया आपको, ये फॉर्मूला हमने पीछे थर्ड यूनिट में ड्राइव किया था। लेकिन प्राइमरी में कॉइल में डेवलप हो रहा है तो क्या लिखेंगे, NP IP, बाकी सब टर्म कांस्टेंट है ना। आप चाहो तो 4 पाई से 4 पाई काट सकते हो, लेकिन मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूं। इतना आया, अच्छा, और इसको मैं ऐसे भी चेंज कर लेता हूं, 4 पाई, ये स्मॉल NP है, कैपिटल NP बटे L, कैपिटल NP IP ओवर L। अब ये ध्यान रखना, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। अच्छा, ये तो यही वाला मैग्नेटिक फील्ड किससे लिंक करता है, सेकेंडरी कॉइल से। तो यहां पे एक अजम्पशन है, प्राइमरी कॉइल में जितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो पूरा की पूरा सेकेंडरी कॉइल से लिंक कर रहा है। जब प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड पूरा की पूरा सेकेंडरी कॉइल से लिंक कर जाए, एंटायर मैग्नेटिक फील्ड, प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला एंटायर मैग्नेटिक फील्ड अगर सेकेंडरी कॉइल से लिंक कर जाए तो उसे परफेक्ट कपलिंग बोलते हैं। अभी समझाऊंगा ये परफेक्ट कपलिंग क्या है, नो कपलिंग क्या है, ये समझाएंगे। तो इस केस में कर रहे हैं हम इस डेरिवेशन को कि जब प्राइमरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस पूरा की पूरा किससे लिंक हो जाए, सेकेंडरी कॉइल से लिंक हो जाए, परफेक्ट कपलिंग।
तो जानते हो इसमें प्राइमरी कॉइल की रेडियस और सेकेंडरी कॉइल की रेडियस इक्वल है। जितनी रेडियस किसकी है प्राइमरी कॉइल की, अप्रोक्सीमेट सेकेंडरी कॉइल की रेडियस भी उतनी ही है। ठीक है, ये कंसीडर किया है, जिससे प्राइमरी कॉइल का जो मैग, जैसे थोड़ा सा देखो ऐसे दिखाता हूं, ये टर्न हो गया प्राइमरी कॉइल का, ये टर्न हो गया सेकेंडरी कॉइल का इसके अंदर। अब प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है ऐसे, और ये प्राइमरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रहा है वो सारा की सारा किससे लिंक कर जाए, सेकेंडरी कॉइल से। तो सारा के सारा लिंक कर रहा है, और दोनों की रेडियस अप्रोक्सीमेट कैसी है, इक्वल मान रहे हैं, है ना, वेरी क्लोज। ठीक है, चलिए तो ये वाली बात मानी, तो देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, फाई एस बराबर बीपी ए, ऐसे लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल। लेकिन एक बात तो मैंने क्या कहा कि हम कंसीडर क्या कर रहे हैं कि प्राइमरी कॉइल में तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, और वो जनरेट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल में जाके लिंक कर गया पूरा की पूरा। तो ऐसा कब हो सकता है, जब प्राइमरी कॉइल का एरिया और सेकेंडरी कॉइल का एरिया बराबर हो। तो यहाँ एरिया इक्वल मान के चल रहे हैं हम, तो ए लिख लेते हैं हम। ठीक है, यहां तक आया। और ये मैग्नेटिक फील्ड किस में प्रोड्यूस हुआ था, प्राइमरी कॉइल में। करंट किस में फ्लो कराया, प्राइमरी कॉइल में। क्लियर है। लेकिन फ्लक्स किससे निकाल रहे हैं, लिंक करने वाला फ्लक्स किससे निकाल रहे हैं, सेकेंडरी कॉइल से। तो प्रोड्यूस तो प्राइमरी में हुआ था ना, वही लिंक कर गया था जाके सेकेंडरी कॉइल से, तो एरिया तो सेकेंडरी कॉइल का लिया है हमने। ठीक है, तो हमने लिखा है बीपी, बीपी की वैल्यू ये रही कितनी, म्यू 0, एक वन टर्न से निकाले सेकेंडरी कॉइल के, एक टर्न से फाई एस एक टर्न से है, तो टोटल एनएस टर्न से ये लिख दिया हमने यहाँ पे, एक टर्न से निकाल लें बेटा। तो म्यू 0 ओवर 4 पाई, ये वैल्यू पुट कर दो बीपी की, कैपिटल एन पी आई पी ओवर एल इंटू ए, ये देखो ये फाई एस हो गया। और ये वाली वैल्यू अगर इसमें डाल दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल आएगा सोलेनोइड के लिए। तो देखो पुट कर देते हैं, एम आई पी इज इक्वल टू एन एस इंटू फाई एस की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, म्यू 0 ओवर 4 पाई एन पी आई पी ओवर एल इंटू ए। तो देखो इस आई पी से ये आई पी कट जाएगा, तो एम की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू 0 ओवर 4 पाई आएगी, एक तो इधर 4 पाई, ये एन पी, ये एन एस, ये ए, और नीचे आया एल, कितनी तो आया। तो इसमें से मैं 4 पाई को 4 पाई से काट ही देता हूं, तो एम का रिजल्ट कितना आया, एम का रिजल्ट आया म्यू 0 एन पी एन एस ए ओवर एल। ये देखो यहाँ एन पी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, एन एस टोटल नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, ए एरिया और एल लेंथ, और म्यू 0 आपको मालूम होगा एक कांस्टेंट टर्म है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड ये म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ड्यू टू टू लॉन्ग सोलिनॉइड, म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू टू लॉन्ग सोलिनॉइड के लिए फॉर्मूला ड्राइव हो गया। देखो इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक पॉइंट बताऊंगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझना उसको। ठीक है, ये था बताओ पहले। देखो एक पॉइंट तो ये है कि जैसे हम ये प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल बना रहे हैं, ये प्राइमरी कॉइल बनाया ये, तो इसके बिटवीन यहाँ क्या है, एयर कोर, मतलब एयर कोर बोलते हैं, दैट एयर है। ये प्राइमरी कॉइल बना ली ऐसे, है ना, और इसी के अंदर आपकी हमने ऐसे एक सेकेंडरी कॉइल लपेट दी है भाई, इसके अंदर ये आपकी सेकेंडरी कॉइल हो गई भाई, इसकी सेकेंडरी सोलेनॉइड हो गई, सॉरी, इसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगा लिया है। ठीक है, तो इसमें इनसाइड क्या है, एयर कोर। अगर एयर कोर है तो एम इज इक्वल टू कितना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू टू लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए, लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए है। अगर कॉइल होती तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल का ले लेते, डेरिवेशन ऐसे कर लेना था उसको भी, सिलेबस में नहीं है, सोलेनॉइड का सिलेबस में हमारे। तो एम इज इक्वल टू कितना होता, म्यू 0 एन पी
NSA/L, ये फॉर्मूला हो गया एक। लेकिन अगर इसमें एयर कोर ना हो के पहले एक हम क्या ले लेते, एक सॉफ्ट आयरन ले लेते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर, और इस पर हम लपेटते फिर प्राइमरी कॉइल, ऐसे लपेट लेते हैं इसमें हम प्राइमरी कॉइल, है ना, ये प्राइमरी कॉइल लपेट ली। तो अब इसकी बिटवीन एयर कोर नहीं है, कैसी है, सॉफ्ट आयरन कोर है, और इसी पर हम लपेट देते क्या, सेकेंडरी कॉइल। तो देखो दोनों का एरिया अपने आप ही बराबर हो जाता, प्राइमरी कॉइल का सेकेंडरी कॉइल का, इसी सॉफ्ट आयरन कोर के एरिया के बराबर हुआ, टाइटली बाउंड किया। ये सेकेंडरी कॉइल लपेट दी हमने इस पे गैल्वेनोमीटर, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी। तो अब इसमें सॉफ्ट आयरन कोर आ गया बिटवीन, तो अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हुआ, M बराबर म्यू 0 म्यू R NP NSA/L, ये। और इसमें म्यू आर क्या है, इसका नाम है रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन। मीडियम होता है रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, मीडियम कौन है, सॉफ्ट आयरन। एयर कोर के लिए रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी होती है, 1। एयर के लिए रिलेटिव प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। तो देखो ये आपका सॉफ्ट आयरन आए तो M डैश, ये M, तो कौन सा म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका ज्यादा है, जब सॉफ्ट आयरन है तब या विदाउट एयर कोर है तब। तो देखो M डैश म्यू आर टाइम्स है किसके, M के, ठीक है। एक पॉइंट तो ये है आपका, क्लियर है। तो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी सॉफ्ट आयरन कोर की लार्ज होती है, इसीलिए सॉफ्ट आयरन कोर रखने से म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एक दैट मींस म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है M की वैल्यू, ठीक है। एक दूसरा एक पॉइंट और बताऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉरी दूसरा पॉइंट बताता हूं इसी फॉर्मूले से रिलेटेड। देखो यहां पर जब हमने ये डेरिवेशन किया तो इसमें हमने लेंथ दोनों सोलेनोइडों की इक्वल ली, लेकिन अगर डिफरेंट लेंथ होती, एक कॉइल की लेंथ छोटी होती, एक की लेंथ बड़ी होती, तो फिर क्या करते, तो हमेशा हम लेंथ किसकी लिखते हैं, लॉन्गर सोलेनोइड की लेंथ लिखते हैं, लेंथ ऑफ लॉन्गर सोलेनोइड। यहाँ पे L लिखते हैं लेंथ ऑफ लॉन्गर सोलेनोइड। अगर इक्वल है तो ठीक है, और अगर इक्वल नहीं है तो लेंथ कौन से लिखेंगे, लॉन्गर सोलेनोइड के लिखेंगे। अगर डिफरेंट लेंथ के दो सोलेनोइड दे रखे हैं, 2 सोलेनोइड है, तो उसमें से कौन सी लेंथ लिखेंगे, लॉन्गर सोलेनोइड। एक दूसरा एरिया कौन सा लिखेंगे, एरिया ऑलवेज लिखते हैं एरिया ऑफ इनर सोलेनोइड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इनर सोलेनोइड, इनर सोलेनोइड। देखो इनर सोलेनोइड का ही एरिया क्रॉस सेक्शन क्यों लिखते हैं, जरा समझो। जैसे मैंने ये प्राइमरी कॉइल ली, प्राइमरी सोलेनोइड है ना, ये प्राइमरी सोलेनोइड, और इसमें मैंने करंट फ्लो कराई, प्राइमरी सोलेनोइड में, ये प्राइमरी है, इसमें मैंने करंट फ्लो कराई, है ना। तो एक बार बताओ कि अगर इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर ही तो प्रोड्यूस होता है इस कॉइल के, तो वो मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे प्रोड्यूस हुआ, ऐसे, ठीक है। तो इस एरिया से इतना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं, इस पूरे एरिया से इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं भाई, ठीक है। जरा ध्यान से सुनना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं। अगर इसी को मैं तो काला कर दिया, इसे दोबारा से ना लेता हूं, इसी को ऐसे, ये वाली प्राइमरी थी और इससे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही थी, तो इस पूरे एरिया से कर रही ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक। अगर हम सेकेंडरी कॉइल लेते हैं जो इसके अंदर है, ऐसे, ये सेकेंडरी कॉइल है ऐसे, लेकिन वो सेकेंडरी कॉइल कैसे लिया जानते हो, कि सेकेंडरी कॉइल का रेडियस और प्राइमरी कॉइल की रेडियस अप्रोक्सीमेट इक्वल है, लेकिन अंदर ली है। सेकेंडरी कॉइल कहां ली है, अंदर ली है, बाहर नहीं ली। करंट किसमें फ्लो कराया, प्राइमरी कॉइल में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो प्राइमरी प्रोड्यूस होंगी, और सेकेंडरी कॉइल इसके अंदर ली, तो इनर कॉइल कौन हुई, तो इनर कॉइल ये हुई, ये इनर सोलेनोइड हुआ, इनर। तो इसी का एरिया क्यों ले रहे हैं, तो देखो प्राइमरी से ही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रहा है,
तो अगर सेकेंडरी कॉइल से भी तो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करेगा जितना प्राइमरी से कर रहा है। अगर दोनों का रेडियस अप्रोक्सीमेट इक्वल हैं तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किससे लिंक कर रही हैं, प्राइमरी से कर रही हैं, उतनी पूरी की पूरी सेकेंडरी से करेंगी नहीं करेंगी, तो पूरी की पूरी सेकेंडरी कॉइल से भी कर जाएंगी। क्लियर है? तो एक तो ये केस हो गया, ठीक है। दूसरा केस है कि अगर हम क्या करते, ऐसे और इसमें एक हमने एक इनर सोलिनॉइड बना दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। तो एक बात बताओ, अगर इसमें मैंने करंट फ्लो कराई ऐसे, इसमें ऐसे, है ना, अगर मैं इसमें करंट फ्लो कराऊंगा इनर वाले में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस केवल इनर वाले में प्रोड्यूस होंगी, ऐसे ऐसे। तो इस वाले में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है, इस वाले में, तो इस वाले एरिया से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही है ओनली इतने एरिया से, इस वाले तो एरिया से नहीं कर रही। तो सेकेंडरी कॉइल के भी कितने एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करेंगी, ये सेकेंडरी कॉइल हो गई, करंट अब इसमें फ्लो करा रहे ना आप, तो ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, जिसमें करंट फ्लो करती है वो प्राइमरी होती है। तो कितने एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करेंगी, जो प्राइमरी कॉइल का एरिया है उतने एरिया से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करेंगी। जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये वाला, इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसमें प्रोड्यूस हो रही है, प्राइमरी कॉइल में, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो इस वाले एरिया में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी नहीं। तो सेकेंडरी कॉइल का भी वही एरिया लेंगे जो प्राइमरी कॉइल का एरिया है। तो इसीलिए हमेशा कौन सा एरिया लेते हैं, हमेशा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं इनर सोलिनॉइड का, ठीक है। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट। क्लियर है? ये बात समझ में आई? तो हम एरिया कौन सा लेंगे, समझ में आया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इनर सोलिनॉइड, और लेंथ कौन सी लेंगे, लेंथ ऑफ लॉन्गर सोलिनॉइड। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा M12 और M21, इसका क्या मतलब है, चाहे आप किसी को भी प्राइमरी मान लो, किसी को भी सेकेंडरी मान लो, है ना। M12 अगर प्राइमरी कॉइल को आप क्या मान रहे हो, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, फिर ये सेकेंडरी, ये वाली कौन सी कॉइल, समझ बेटा को उल्टा कर लें, M12 और M21 ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वल। एक प्राइमरी कॉइल कर लिया, इसमें हमने अभी करंट फ्लो कराया और इंड्यूस इसमें डेवलप हुआ सेकेंडरी में, ये फर्स्ट है सेकंड, तो इंड्यूस इसमें डेवलप हुआ इस वाले में, अभी करंट इसमें फ्लो कराया है, तो इसे हम बोल सकते हैं M21, क्योंकि इंड्यूस इसमें डेवलप हुआ ड्यू टू 1 की वजह से, करंट में चेंज जिसमें किया और इंड्यूस डेवलप हो गया सेकेंडरी कॉइल में, तो इंड्यूस सेकेंडरी में डेवलप हुआ तो 2-1। अब उल्टा कर लें, ऐसे कर लें और करंट किसमें फ्लो करा दें, सेकंड 2 वाली में, और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दें 1 वाली में, करंट इसमें फ्लो कराएं, तो इस इंड्यूस किसमें डेवलप हुआ, 1 में, ड्यू टू सेकंड कॉइल की वजह से, तो M12। तो ये M12 और M21 ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है, फैक्टर ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स। तो एक लिख रहा है M डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल्स। तो अभी देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ड्यू टू सोलिनॉइड का, म्यू NP NS A/L, ये देखो ये। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द टू कॉइल ऑफ इन द कॉइल्स। एक दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स, सर इस पे कैसे डिपेंड करता है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स का मतलब समझिए। देखो एक फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा था, M बराबर NS phi S ओवर IP, या इसको हटा दें, ये पढ़ा था phi S बराबर MIP। ये यहां से भी हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन दे सकते हैं, मालूम आपको, एक डेफिनेशन यहां से बना सकते हैं क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म है ना ये, तो क्या कह सकते हैं कि अब IP की वैल्यू कितनी हो, 1 एम्पियर, देन M किसके बराबर होगा, phi S के बराबर। अगर प्राइमरी कॉइल में फ्लो करने वाली करंट कितनी हो, 1 एम्पियर, तो सेकेंडरी कॉइल में लिंक करने वाला फ्लक्स ही म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है।
अगर प्राइमरी कॉइल में फ्लो करने वाली करंट कितनी हो 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो करे प्राइमरी कॉइल में, तो सेकेंडरी कॉइल से जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा उस सेकेंडरी कॉइल से लिंक करने वाले फ्लक्स को ही क्या बोलते हैं हम, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब जरा सोचो कि मेरे पास दो कॉइल हैं, एक ये प्राइमरी कॉइल और इसमें मैंने करंट में कितना फ्लो कराया 1 एम्पियर, और सेकेंडरी कॉइल इसके बहुत पास रखी है ऐसे, तो इससे लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इसमें करंट फ्लो कर रही है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, किसमें, प्राइमरी कॉइल में। करंट इसमें फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें प्रोड्यूस हो, है ना ऐसे, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करेंगी। लेकिन अगर इस कॉइल को हम सरकाते चले जाएं, दूर सरकाएं, इस कॉइल और इस कॉइल के बीच की सेपरेशन को बढ़ाएं, तो दूर सरकाएं, तो इससे लिंक करने वाला फ्लक्स क्या होगा भाई, ये टर्न कर जाती है ना ऐसे, ये सीधे, ये ऐसे टर्न, तो जब ये कॉइल यहां आएगी तो इससे लिंक करने वाले फ्लक्स घटेगा बढ़ेगा, सेकेंडरी कॉइल से। इसमें करंट 1 एम्पीयर फ्लो करा रहा हूं, तो सेकेंडरी कॉइल से जो लिंक करता है फ्लक्स उसी को तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। तो जब इस कॉइल को मैं सरकाऊंगा तो इससे लिंक करने वाला सेकेंडरी कॉइल से, ये प्राइमरी कॉइल ये सेकेंडरी कॉइल, तो फ्लक्स घट रहा है बढ़ रहा है, तो फ्लक्स घटेगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस घटेगा। पास लेके आऊं तो लिंक करने वाला फ्लक्स बढ़ेगा, तो फ्लक्स बढ़ेगा, लिंक करने वाला फ्लक्स बढ़ेगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ेगा, है ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स। क्लियर है, एक ये वाला बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरा लिख रहा है ज्योमेट्रिक शेप एंड साइज ऑफ द कॉइल। देखो यहाँ एरिया भी तो है, एरिया, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस एरिया पर डिपेंड करता है। अगर शेप और साइज चेंज होगी, अगर हम सेकेंडरी कॉइल का साइज चेंज कर दें और प्राइमरी कॉइल का साइज चेंज कर रहे हैं तो करंट फ्लो कराएं, तो इसे लिंक करने वाला फ्लक्स भी तो बढ़ जाएगा। तो एम की वैल्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, करती है। तो साइज बढ़ेगा तो एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, और एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ेगा। मैंने आपको बताया ना, ये फॉर्मूला हमने किस कंडीशन में ड्राइव किया है कि प्राइमरी कॉइल का एरिया और सेकेंडरी कॉइल का एरिया बराबर है, इस वाली कंडीशन में, और परफेक्ट कपलिंग है, और परफेक्ट कपलिंग है, तब फॉर्मूला ड्राइव किया है। तो ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है एम की वैल्यू, एंड आल्सो एंगुलर ओरिएंटेशन बिटवीन द टू कॉइल। सर इसका क्या मतलब है, एंगुलर ओरिएंटेशन बिटवीन द टू कॉइल, इसका मतलब समझिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो, अगर हमारी ये एक कॉइल बना दी मैंने, जैसे ये एक प्राइमरी कॉइल है ना, ये मैंने प्राइमरी कॉइल, और इसके नियर बाई मैंने एक सेकेंडरी कॉइल रख ली, ये सेकेंडरी कॉइल है, तो ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल। तो इस प्राइमरी कॉइल में जब करंट फ्लो कराया तो सेकंड प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करी ऐसे, ऐसे। तो ये बताओ, क्या प्राइमरी कॉइल में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हुई, 1 2 3 4 5, के पांचों इससे लिंक कर रही है सेकेंडरी से, नहीं, एक लिंक कर रही है, 2 3 लिंक कर रही है, ये तो बाहर हो गई ना, देखो सेकेंडरी से। तो इसमें मैंने कितनी करंट फ्लो कराई है, IP बराबर 1 एम्पियर, तो इस सेकेंडरी कॉइल से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, φs बराबर 3, 1 2 3। क्या प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ वो पूरा की पूरा लिंक किया, एंटायर फ्लक्स। तो इसमें तो फ्लक्स कितना प्रोड्यूस हुआ था प्राइमरी में, 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ था प्राइमरी में, तो 1 2 3 4 5, तो 5, और लिंक कितना हुआ 3। तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस φs बराबर कितना, m बराबर 3, ठीक है। एक तो इस तरीके से मैंने प्लेस किया, इन दोनों की एक्सेस कैसी है, कोएक्सियल, इसकी ये एक्सेस है, इस कॉइल की और इस कॉइल की एक्सेस कैसी है, कोएक्सियल, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ रहा है 3, एक तरीका। दूसरा तरीका ये बताओ, अगर मैं इसको कॉइल को ऐसे प्लेस करता, ये प्राइमरी कॉइल, ये वाली प्राइमरी कॉइल, और सेकेंडरी कॉइल मैंने इस तरीके से प्लेस करी, इन दोनों की एक्सेस है गैल्वेनोमीटर, तो इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सेस ऐसे हो गई इस कॉइल की, और इस कॉइल की ज्योमेट्रिकल एक्सेस ऐसे हो गई, तो इनकी तो कोएक्सियल थी एक्सेस, इसकी दोनों की एक्सेस कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो ये बताओ, इसमें जो करंट फ्लो कराया मैंने IP बराबर 1 एम्पियर, इस करंट फ्लो कराने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, मान लो ये रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे,
तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घूम के आती है ना बेटा, ऐसे है, ऐसे, तो ये ऐसे घूम के आती है ऐसे, याद है ना आपको ऐसे, तो इससे लिंक कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो लिंक कर रही है। अब कितनी लिंक कर रही है, पहले इसमें तो 5 कर रही है, तो 5 प्राइमरी तो 5 है, 1 एम्पीयर करंट फ्लो करने से इतना मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हुआ। लेकिन सेकेंडरी कॉइल से लिंक कितनी करी, तो सेकेंडरी कॉइल ये रही, इससे लिंक करी केवल 1, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो गया, सेकेंडरी कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है उसको बोलते हैं, तो इसका 1 है। समझ में आया। तो देखो इसमें अंतर क्या आया कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को किस तरह से प्लेस किया गया है, अरेंजमेंट कैसे किया गया है, उसी को बोल रहे हैं एंगुलर ओरिएंटेशन। और देखते हैं अगर हम क्या करते, ऐसे करते, एक सॉफ्ट टर्न कोर लेते ऐसे, और इसी पर हम एक प्राइमरी कॉइल लपेट लेते ऐसे, और इसी पर हम सेकेंडरी कॉइल लपेट लेते ऐसे ऐसे। अब जरा सोचो, अगर एक ही उस पर ये लपेटा है, एक ही एक टर्न बना के दिखा रहा हूं, ये प्राइमरी, और इसी पर हमने लपेटा है सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी। अब मेरे को बताओ कि जितना इसमें करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, तो इससे अगर 5 लाइन पास हो रही हैं, इससे 5 लाइन पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो सेकेंडरी से कितनी पास होंगी, 5। एक के ऊपर एक ही तो लपेटी हैं, दोनों का एरिया बराबर है, एक के ऊपर एक लपेट दी हैं, तो जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स किससे लिंक करेगा, प्राइमरी से, वो पूरा की पूरा किससे लिंक कर जाएगा, सेकेंडरी से लिंक करेगा। तो प्राइमरी में कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ 1 एम्पीयर करंट फ्लो कराने से, 5p 5, तो सेकेंडरी में भी कितना हुआ 5, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसा हो गया 5। तो ये तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कब ज्यादा है, जब प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल से लिंक करने जो वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जितना ज्यादा होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो इसे परफेक्ट कपलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परफेक्ट कपलिंग। इसमें एक्सेस कोएक्सियल है, तो इसमें एम की वैल्यू कैसी है, इंटरमीडिएट, और इसमें एम की वैल्यू कैसी है, मिनिमम, सबसे लेस, और इसमें एम की वैल्यू कैसी है, सबसे मैक्सिमम। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसा है इसमें, मैक्सिमम। तो इसमें ओरिएंटेशन डिफरेंट है सबको, उनको अरेंज करने का तरीका डिफरेंट है कॉइल का, और इसे परफेक्ट कपलिंग कहते हैं। अगर परफेक्ट कपलिंग समझ में आए कैसे कहेंगे, जब प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स पूरा की पूरा सेकेंडरी कॉइल से लिंक कर जाए, तो उसे परफेक्ट कपलिंग कहते हैं। और परफेक्ट कपलिंग में म्यूचुअल इंडक्टेंस एम मैक्सिमम होता है। और नो कपलिंग का मतलब क्या है, नो कपलिंग का मतलब है कि प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से लिंक ही ना करे, बिल्कुल लिंक ना करे। कैसे लिंक नहीं करेगा सर, कि प्राइमरी कॉइल हमने यहां रख ली ये, और सेकेंडरी कॉइल बहुत दूर रख दी ऐसे, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई वो ऐसे, वो वहां तक पहुंची नहीं रही। तो प्राइमरी में लिंक करने वाला फ्लक्स, प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स, प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल से बिल्कुल भी लिंक ना करें, तो इसे बोलते हैं नो कपलिंग। और नो कपलिंग वाले केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसा, जीरो। सेकेंडरी कॉइल से लिंक करने वाला फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो हो जाएगा। परफेक्ट कपलिंग समझ में आया, प्राइमरी कॉइल में लिंक करने वाला फ्लक्स पूरा की पूरा सेकेंडरी कॉइल से लिंक कर जाए, उसे बोलते हैं परफेक्ट कपलिंग, है ना। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो एम की वैल्यू किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, समझ में आ गया ये, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है, थैंक यू।